कंप्यूटर विजन और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में एज लिंकिंग और बाउंड्री डिटेक्शन देखेंगे। एज डिटेक्शन टेक्निक्स, ये कहा गया है कि एज डिटेक्शन टेक्निक्स जो है वो जो बाउंड्री में आपके पॉइंट्स आते हैं, पिक्सेल्स जो बाउंड्री में आते हैं उनको, जैसे एक ये रीजन है, ये दूसरा रीजन है, तो ये दोनों रीजन को अलग करते हैं इस तरीके से। ये एक एज लिंकिंग या फिर एक तरीके से एज बताया जाता है दो रीजन्स के बीच में, अगर ये R1 है और ये R2 है। अब बात ये है कि जो प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से ये बाउंड्री बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नॉइस होता है, ब्रेक होती है बाउंड्रीज में, क्योंकि हो सकता है इल्यूमिनेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, और भी सारे स्पूरियस डिसकंटिन्यूटीज हो सकती है, जिसके कारण दो रीजन्स के बीच में बहुत अच्छी एज को निकालना एक थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए एज डिटेक्शन एल्गोरिथम जो होते हैं उसके बाद एज लिंकिंग की जाती है और बाउंड्री डिटेक्शन प्रोसीजर किया जाता है, ताकि ये जो एज निकले हैं पिक्सेल्स, जो पिक्सेल्स निकले हैं एज के लिए, उनको एक मीनिंगफुल बाउंड्री में तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि ये रीजन तो इस तरीके से होगा, पूरा ये रीजन हो सकता है पूरा इस तरीके से हो, तो पूरा रीजन बनाना भी एक इसमें ज़रूरी है कि हम ये एज लिंकिंग और बाउंड्री डिटेक्शन भी साथ में लेके आए। तो बेसिक आइडिया क्या होता है, अगर हम लोकल प्रोसेसिंग कर रहे हैं एज लिंकिंग की, तो हम क्या करेंगे कि 3x3 या 5x5 आपके एरिया लेंगे और उसमें एज डिटेक्शन कर लेंगे, एज निकाल लेंगे इन एरियाज़ में, और जो भी सिमिलर आपके पॉइंट्स हैं उनको हम किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी के तहत, जो वो कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, हम उनको क्या करेंगे कि एक बाउंड्री बना देंगे। अब इसमें जो सिमिलैरिटी लाने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो आपका ये है कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ग्रेडियंट ऑपरेटर, जो एज पिक्सेल्स को निकालने के लिए, ये एज के पिक्सेल्स को निकालने के लिए जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है उसका रिस्पॉन्स क्या है पहली चीज़, और डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट क्या है। पहले तो ग्रेडियंट निकालना, उसके बाद ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या है। ग्रेडियंट का डायरेक्शन आपको याद होगा, GY/GX से निकालते हैं टेन इनवर्स करके, अल्फा बोलते हैं इसको। तो इसके लिए अगर हम लोकल प्रोसेसिंग की बात करें तो कोई एज पिक्सल अगर x', y' पे है किसी नेबरहुड के, जो XY जिसका सेंटर हमने माना है और उसका सिमिलर मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे कि जो उसका डेल है ग्रेडियंट fxy का और ग्रेडियंट fx', y' का, ये x', y' एक पोजीशन दूसरी पोजीशन, इसका अगर किसी एक थ्रेशोल्ड से डिफरेंस कम है तो ये t आपका प्री डिटरमिन्ड थ्रेशोल्ड है, तब हम उसको ले लेंगे। और अगर हम इस x', y' की बात करें और जो इसका नेबरहुड है सेंटर्ड जो XY पे है, तो अगर एंगल भी इस तरीके से हो कि दोनों का डिफरेंस किसी प्री डिटरमिन्ड एंगल थ्रेशोल्ड से कम हो, तब हम उसे ले सकते हैं। तो जो पॉइंट है नेबरहुड में वो इज लिंक टू XY, उसको लिंक किया जा सकता है किस क्राइटेरिया पे, मैग्नीट्यूड और एंगल क्राइटेरिया पे, ये दोनों क्राइटेरिया लेके हम उसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास ग्लोबल प्रोसेसिंग, क्योंकि वो तो लोकल प्रोसेसिंग हो गया, ग्लोबल प्रोसेसिंग लेके आएगी, पूरी इमेज का निकालना है। तो उसके लिए हम हफ ट्रांसफॉर्म, हग बोल सकते हैं, हफ बोल सकते हैं, जो आपका मन करे वो ये ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैनी एज डिटेक्शन, वो कैनी एज डिटेक्शन है, इसी तरीके से आपका हफ ट्रांसफॉर्म है, इसका काम भी ये है कि बाउंड्री को निकालना है, ये सर्कल की और इस तरीके से आपके शेप्स की बाउंड्री बड़ी अच्छी निकालता है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है तो समझने की कोशिश करिएगा। अब ग्लोबल रिलेशनशिप है पिक्सल के बीच में, मान लीजिए n पॉइंट्स है इमेज में और हम चाहते हैं वी वांट टू फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ दिस पॉइंट दैट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। हम क्या करते हैं कि देखिए आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इस तरीके से बिखरे हुए पॉइंट्स हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे इनके। देखिए ये तीनों आ गए ना, जब ये तीनों एक लाइन में आ गए तो हम ये कहेंगे कि चलिए ये पॉइंट्स जो है आपस में एक बाउंड्री बनाते हैं, या फिर इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो एक लाइन हम इसमें फिक्स करने की कोशिश करते हैं, एक लाइन जो है फिट करने की कोशिश करते हैं। तो लाइन की इक्वेशन, कोई भी पॉइंट xi yi ले लें, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = ax + b, आपको याद होगा y = mx + c, ये लाइन की इक्वेशन होती है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर किताब से है, इसलिए इनका सिंबल ये है y = axi + b। अब इस लाइन ये जो लाइंस है,
इन्फाइनाइटली मेनी लाइन पास थ्रू पॉइंट एक्स आई वाई, एक एक्स आई वाई से किसी भी एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइन जाती है, वो सारी की सारी इस क्राइटेरिया को फिल करेंगी, मतलब एक तरीके से फुलफिल करेंगी। यदि अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें उल्टा करके, मतलब ये जो लाइन आएगी ये आपकी लाइन स्पेस, एक तरीके से इमेज स्पेस की लाइन है। अब हम पैरामीटर क्या है इसमें, ए और बी, यानी कि एम और सी। एम क्या होता है, स्लोप होता है, सी इंटरसेप्ट होता है। अगर हम इसको, इस लाइन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस एक्स आई वाई आई, और उसके बाद हम उस प्लेन में जाएं जिसे हम पैरामीटर प्लेन कहते हैं। एक तो ये लाइन, एक ये लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी। अब इसमें क्या होता है कि x है, ये y है, और ये x है, ये x प्लेन है, ये y प्लेन है। हम क्या करेंगे, ये a और b प्लेन पे जाएंगे, a और b प्लेन पे। तो एक ही बात है, ये लाइन है बस, वो जो ये वाली इक्वेशन है वो इस जगह यहाँ a और b के साथ वेरी करेगी, कोई भी x i y i। अब इसमें इट यील्ड्स द इक्वेशन ऑफ द सिंगल लाइन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब यह है एक आपका एक सिंगल लाइन ये बताएगी और फिक्स पॉइंट एक्स वाई, यानी कि जो आपके इमेज स्पेस में जो लाइन होगी वो आपके पैरामीटर स्पेस में केवल एक पॉइंट होगा। ठीक है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। अब दूसरा पॉइंट है, एनी अदर पॉइंट एक्स जे वाई जे ऑल्सो हैज अ लाइन इन द पैरामीटर स्पेस। अब इसका भी एक लाइन होगी किस स्पेस में, इस पैरामीटर स्पेस में। ठीक, अब ये एक्स आई वाई आई देखिए, ये एक लाइन है, एक्स जे वाई जे ये भी एक लाइन है। तो सिंगल पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट होगा इसका पैरामीटर स्पेस में। जबकि देखिएगा कि ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन पर्टिकुलर, ये आपका एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अगर हम किसी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y इज इक्वल टू जो इन्होंने दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी, इस तरीके की लाइन को हम ड्रॉ करें तो ये दोनों पॉइंट इसमें लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है पैरामीटर स्पेस में, ये पॉइंट बनाएंगे और इससे बहुत सारी लाइन, ये वाली लाइनें जाती रहेंगी, क्योंकि ए और बी तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो गया। दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द लाइन एसोसिएटेड विद दिस एट ए बी, ए डैश बी डैश। ये देखिए, ए डैश बी डैश, ये लाइन जो है इस तरीके से यहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पर ए डैश अगेन इसका स्लोप हो गया और बी जो है इसका इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट हो गया। तो ए डैश इज द स्लोप, बी डैश इज द इंटरसेप्ट, जैसे हमने उसके लिए बताया था अपने इस डायग्राम के लिए। और जो एक्स आई वाई और एक्स जे वाई जे है वो तो इस प्लेन में आ ही रहे हैं, इस लाइन में, यहाँ पर जो पॉइंट बना रहे हैं। तो बात ये कहने की है कि इनफैक्ट ऑल पॉइंट्स दैट लाई इन द ऑन दिस लाइन हैविंग करस्पॉन्डिंग लाइंस इन द पैरामीटर स्पेस दैट इंटरसेक्ट एट ए डैश बी डैश, ये सारे के सारे एक पॉइंट बनाएंगे। जितनी भी लाइंस, जो भी ये पॉइंट आ रही है, ये एक लाइन बनाएंगे। जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो यहाँ लाइन होगा, जब जो यहाँ पर लाइन होगा वो यहाँ पॉइंट होगा। और इसका जो कंप्यूटेशनल अट्रैक्टिवनेस है हफ ट्रांसफॉर्म का, उसमें क्या है कि जो पैरामीटर स्पेस है, देखिए इसको एक्यूमुलेटर सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें ए मिन है, ए मैक्सिमम है, ए बी मिन है, बी मैक्सिमम है। इसमें क्या होता है, दीज आर द एक्सपेक्टेड रेंजेस ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट वैल्यूज। तो ये देखिए 1, 2 इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें। अब इसका मैक्सिमम निकालते हैं। इसका एक्यूमुलेटर सेल्स का मतलब समझ लीजिए एक टोकरी है और टोकरी से आपको जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको निकालना है। ये एक्यूमुलेटर सेल है इसमें। तो जो सेल आई जे कोऑर्डिनेट पे है, कुछ उसकी वैल्यू होगी ए आई जे, वो आपके दिस करस्पॉन्ड टू द स्क्वायर एसोसिएटेड विद पैरामीटर स्पेस कोऑर्डिनेट्स ए आई जे। तो जो सेल आपके इस जगह पे आएंगे वो पैरामीटर स्पेस में उनका स्पेस कोऑर्डिनेट ए आई बी आई जी, ए आई जे और बी आई जे हो जाएगा, मतलब इस आई जे के करस्पॉन्डिंग आपका पैरामीटर होगा। अब द कलेक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर सेल्स, ये जो कलेक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर सेल है इसे ही हम हफ मैट्रिक्स करते हैं या फिर हम हफ एरे कहते हैं। ठीक, अब इसका निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आप सारे सेल्स को जीरो कर दीजिए, फिर जो भी एक्स के वाई के इमेज प्लेन में है, जिसमें ए कोई आप एक सब डिविजन्स मान लीजिए, कुछ सब डिविजन्स मान लीजिए, तो ए एक्सिस और उन सब डिवीजन वैल्यू को ए एक्सिस में दीजिए और बी के लिए सॉल्व करिए उसको, और फिर जो रिजल्टिंग बी आएगा इसमें उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, वो जो आपकी मैक्सिमम अलाउड है, जो आपने अलाउ कर रखी है ना, इसमें आप उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। और जो आप एक पी की चॉइस, जो भी चॉइस करेंगे ए की, वो बी का सोल्यूशन देगा, मतलब ए का चॉइस बी का सोल्यूशन देगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है, ए जो भी देंगे बी की वैल्यू आएगी।
और जो एक वैल्यू है उसमें नेक्स्ट वाली जोड़ दीजिए, और सारे के सारे प्रोसीजर में आप जो एम वैल्यू आएगी वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपको बस ले लेनी है। और द एक्यूरेसी ऑफ द कोलिनियरिटी, कोलिनियर मतलब ए पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में होगी। तो एक्यूरेसी इससे डिफाइन होगी कि कितने सब डिविजन्स लिए आपने इस ए बी प्लेन में, जो आपने सब डिविजन्स लिए ना ये कितने ज़्यादा है, उससे उसकी आपकी कोलिनियरिटी की और मतलब महीन वैल्यूज आएंगी, अच्छी वैल्यूज आएंगी। अब थोड़ा इस रिप्रेजेंटेशन में जो कुछ दिक्कत है, जो स्लोप और इंटरसेप्ट है, जो एम और सी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जैसी लाइन वर्टिकल हो जाएगी, लाइन यहाँ तक तो ठीक है, जैसी वर्टिकल हो जाएगी इस प्लेन के हिसाब से, ये एक्स वाई प्लेन है, अगर ये वर्टिकल हो जाएगी ना यहाँ पे इस तरीके से, जब ये सॉरी सीधे नहीं बन पा रही है मुझसे, लेकिन वर्टिकल आप समझ गए होंगे, अगर वर्टिकल हो जाएगी ना तो फिर ये इनफाइनाइट पहुँच जाएगा वैल्यू। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारा एक लाइन की इक्वेशन है, पैरामीट्रिक लाइन की इक्वेशन है, उसको हम एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू रो, ये भी लाइन की इक्वेशन है, इसको लाइन की इक्वेशन कहते हैं पोलर फॉर्म में बस। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा ले लेंगे, थीटा एंगल होता है, और जो रो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका, ये रो इस तरीके से वेरी करता है। अब तो जो सब डिविजन्स लेंगे हम रो और थीटा में लेंगे, तो इसमें हम इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन ए बी प्लेन, जो हमने स्ट्रेट लाइन ए बी में ली थी, अब ये रो थीटा आ गया, क्योंकि तो यहाँ पर साइनोसॉइडल वेव बनाएगा ये, तो जो कितने भी कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर वो साइनोसॉइडल वेव्स बनाएंगे, और दैट इंटरसेक्ट एट रो आई जी आई इन द पैरामीटर स्पेस। तो वो क्या करेंगे, वो आपस में ऐसे करके इंटरसेक्ट करेंगे, और सारे देखिएगा ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट होगा ना ये कॉमन पॉइंट होगा। तो बात बिल्कुल सेम है, बात इसमें कोई, देखिए आप समझिएगा कि कुछ अलग नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बस जो लाइन पॉइंट बन रहा है वही पॉइंट यहाँ पर बनेगा, बस ये वेव्स में बनेगा। तो इसकी रेंज जो है प्लस माइनस 90 तक जाती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी थीटा जीरो, वर्टिकल जो है वो प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, रेंज रो की अंडर रूट 2 प्लस माइनस डी तक जाती है, डी जो डिस्टेंस है कॉर्नर का इमेज, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द इमेज, जो इमेज के कॉर्नर्स है उसका डायगोनल इमेज। ठीक, तो ये आपकी बात होगी हफ ट्रांसफॉर्म की। हो सकता है आपको आइडिया लग गया हो कि हफ ट्रांसफॉर्म होता क्या है, लेकिन मेरा हफ ट्रांसफॉर्म पे भी एक है प्रेजेंटेशन, तो उसको आप देखेंगे तो और क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिंकिंग वाया ग्राफ थ्योरेटिकल आपकी टेक्निक्स। अब इसमें क्या करेंगे कि हम पहले तो ग्राफ की बात कर लेंगे, ग्राफ से हम किस तरीके से आपकी एज लिंकिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी एज लिंकिंग डिस्कस की, ये आपका एज पॉइंट्स निकालना और किस ऑपरेशन से, ग्रेडियंट ऑपरेशन से। तो ग्रेडियंट डेरिवेटिव होता है, और वो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा इसको वो किया जाता है, कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नॉइज़ के प्रति बड़ा सेंसिटिव है। नॉइज़ जैसी आएगी ये नॉइज़ को भी बढ़ा देगा उतनी, है, ग्रेडियंट करते ही नॉइज़ और बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको ग्राफ्स के रूप में करेंगे, और लो कॉस्ट पाथ जो होंगे उसी को हम कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंट एज है। मैं इसका तरीका भी आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो होता है, ग्राफ इस तरीके से एन ए लिखा जाता है। अब ये देखिए पर्टिकुलर किताब के हिसाब से इसलिए इनके अलग सिंबल है, लेकिन आप ये समझ लीजिए आपके नंबर ऑफ नोड्स होते हैं जिसमें ये एन, दीज आर द सेट ऑफ नोड, और ये आपके अनऑर्डर्ड पेयर और डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एन, यानी कि अनऑर्डर्ड पेयर, एक जैसे मान लीजिए 3 नोड्स हैं तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ऐसे होता है। और अगर मान लीजिए मैं डायरेक्शन दे दूं तो इसको हम कहेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। और जो एन आई टू एन जे, मतलब एन आई अगर इसको माने और एन जे माने, तो ये इसका पेरेंट होगा, ये इसका चाइल्ड होगा, यानी कि ये इसका सक्सेसर होगा। और इसके लिए भी ये बात होगी, ये इसका चाइल्ड हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा, ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। और जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का सक्सेसर का, उसे हम एक्सपेंशन ऑफ नोड कहते हैं। उसको इस तरीके से समझिएगा, आपके पास एन आई है, एन जे, ये दोनों स्मॉल होने चाहिए थे क्योंकि एन आई एन जे बोल रहे हैं। अब एन आई एन जे है, ये इस तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ होता है। ये नोड्स हैं, ये पेयर है, ये आपका एक नोड है जिसके 3 आपके सक्सेसर हैं, एन के, एन जे और एन एल, तीनों एन आई के सक्सेसर्स हैं। अब किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे सक्सेसर को, एक्सपेंशन जिसे मैंने कहा, तो हम लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट नोड पे जाएंगे, और उसके बाद लास्ट नोड तक हम जाते रहेंगे।
और उसके बाद हम हर बार कॉस्ट इसकी कंप्यूट करेंगे हर आर के लिए, और हर आर को कंप्यूट करने के बाद हम इसमें जो कॉस्ट ऑफ पाथ निकालेंगे, मतलब इसके प्रीवियस वन और इसके नेक्स्ट वन का को जोड़ के इसका कॉस्ट निकालेंगे। जैसे कैसे निकालते हैं, एन आई से लेकर एन एल तक आना है, तो आई से लेकर एल तक आना है, तो 9 कैसे बना, ये 3 + 2 + 4, ये कितना हो गया, 3 4 5 और 5 और 4 9। तो ये आपका एक पाथ बना और पाथ का जो कॉस्ट है वो 9 आया। बस यही 9 हमको निकालना है और जो लोएस्ट होगा उसे हम ले लेंगे। तो एज एलिमेंट्स क्या होते हैं, एज एलिमेंट वो एक्चुअली ये बाउंड्री है, एक पी पिक्सल है एक क्यू पिक्सल है, इसके बीच में जो बाउंड्री है एज एलिमेंट, वो बाउंड्री होगी सच दैट, इस तरीके से कि पी और क्यू आपस में 4 नेबर होना चाहिए। 4 नेबर जानते हैं आप, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4, तभी मैं बाउंड्री से कहूँगा। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में एज क्या होती है, ये सीक्वेंस ऑफ एज एलिमेंट्स। तो ये जो एज एलिमेंट्स आएंगे, एज एलिमेंट यही आपके एक ये होगा, एक ये होगा, एक ए होगा, इस तरीके से हमारे एज एलिमेंट्स बनेंगे, इस तरीके से कुछ एज एलिमेंट बनेंगे, फाइनल इस तरीके से निकल के आएगा। तो एक एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हम ये 3x3 इमेज मान के चल रहे हैं। देखिए ये जो पॉइंट है 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है, और सबके वेट दिए हुए हैं 7 2 2 5 7, बल्कि वेट नहीं है ये, आर के वेट नहीं, आर के वेट तो आप निकालोगे। ये जो है ये इसका पिक्सल की इंटेंसिटी है। अगर 8 बिट का होगा तो 0 से लेकर 255 तक आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। तो ये 0 0 हो गया, 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 2, इस तरीके से आपके अलग अलग इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट के, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अभी मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो होगी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो अब इससे कैसे निकालेंगे देखिएगा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आएगा आपको ये जान के कैसे होता है। तो हम ध्यान दीजिएगा, ये कॉस्ट किस तरीके से निकालूंगा मैं। हाईएस्ट सबसे पहले इंटेंसिटी ले लेंगे जो भी आती है। देखिए इसमें हाईएस्ट इंटेंसिटी क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये 7 है, 7 से तो ऊपर कोई नहीं है, तो 7 हम हाईएस्ट आपकी इंटेंसिटी लेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें 7 ये रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस एफ पी माइनस एफ क्यू। एफ पी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो मैं आपको बताया था ये एफ पी और एफ क्यू, तो जो इसकी वैल्यूज होंगी उन दोनों को हम माइनस कर देंगे। अब ये माइनस आ रहा है, इसका रिजल्ट जैसे 2 - 5 भी आ सकता है, कहीं पे 5 - 2 भी आ सकता है, तो 2 - 5 को -3 ही लेंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे, वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी उस आर की, उस एच की। तो एफ पी इंटेंसिटी है पी की और एफ क्यू है इंटेंसिटी क्यू की, और जिस तरीके से मैंने बताया पी और क्यू जो है 4 नेबर होने चाहिए, तो हम केवल उनको लेंगे जो 4 नेबर हो। मतलब इसके लिए ये ले सकते हैं, इसके लिए ये ले सकते हैं, और इसके लिए ये ले सकते हैं, इसके लिए ये नहीं ले सकते हम, ठीक है, इसके लिए हम ये नहीं ले पाएंगे, इसके लिए हम केवल जो 4 नेबर्स हैं वही ले सकते हैं। तो इस तरीके से बताया गया है इसमें, मैं आपको 1 2 करके बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होगा। अब मान लीजिए जैसे स्टार्ट किया, ये तो स्टार्ट तो होगा। अब हम इसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर ये बोला गया है कि हम सिंप्लिसिटी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हम एक स्टार्टिंग रो, टॉप रो से चलेंगे और टर्मिनेट करेंगे लास्ट रो में। स्टार्ट से करेंगे और टर्मिनेट करेंगे लास्ट वाले रो में, यानी कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। अब उसके लिए हम यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, इसी तरीके से एंड हम यहाँ भी कर सकते हैं, हम एंड यहाँ भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि क्यों किया। तो हम चलिए यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं, 0 0 से, ये 0 0 है, ये 0 1 हो गया, तो 0 0 0 1 हो गया। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। आपको याद है किस तरीके से हमने बताया था, 7 माइनस 7 है, ये 2 है, ये 7 है 2 है, तो 7 - 2, ये एफ पी हो गया इसका, और ये एफ क्यू हो गया इसकी, ये 7 वैल्यू यहाँ इसकी हो गई, ये 2 वैल्यू इसकी होगी, तो 7 - 2, तो कितना आया 7, ये 5 हो गया, तो 7 - 5 इज 2, इसलिए इस आर की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ये वाला शुरू करते हैं, ये वाला शुरू करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम इसकी इंटेंसिटी 7 है, 7 - 2 -2 0 हो गया, तो इसकी आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। इस तरीके से हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, और जो भी पॉसिबल है 4 नेबर में, जैसे यहाँ से आपका 4 नेबर ये हो सकता है, इसका 4 नेबर 1 2 3 और 4 हो सकते हैं,
इसका 4 नेबर केवल ये और ये हो सकता है। तो इस तरीके से हम 4 नेबर्स की तरफ से आगे बढ़ेंगे। मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए ये वाला ही दिखा देता हूँ, 0001। अब हम 0001 यहाँ पर तो आ गए, इस पॉइंट पे आ गए ना। इस पॉइंट से हमें 1011 10 आपका ये 10 और ये 11, ये लाइन देखिए, ये लाइन। तो इसके लिए कितना करेंगे, 5 - 7। 5 - 7 कितना होता है, -2। और इसको किससे माइनस करेंगे, बड़े 7 से। 7 माइनस ऑफ -2 इज 9, इसलिए इसको 9 दिया हुआ है। ठीक, ऐसे ऐसे करके हम सारे निकाल लेंगे। अभी सारे निकालने के बाद बहुत ज़रूर करिएगा इसको, क्योंकि अगर आप ये पूरा नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको। अब देखिए, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे कि सब यहाँ स्टार्ट से लेकर एंड तक, जब भी एंड ये आपके नोड है, एंड ये हो सकता है, एंड ये हो सकता है, स्टार्ट ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। एंड में जब आएंगे तो इसको कंप्यूट करिए, ये कंप्यूट करिए, ये कंप्यूट करिए, ये कंप्यूट करिए, ये कंप्यूट करिए। देखिए जो डैश लाइन है ना, 2 + 2 + 2 + 1 + 3, ये जो डैश लाइन है ये आपको मिनिमम कॉस्ट बता रही है। देखिए ईच नोड करस्पॉन्ड टू एडजमेंट, ये सब तो खैर बातें जो इसके में कही गई, किस तरीके से मैंने आपको ये समझा ही दिया है। और यहाँ पर असली आते हैं। तो देखिए ये जब हम ये डैश लाइन जो हमने निकाली है वो मिनिमम कॉस्ट है, और वो किस तरीके से बन रही है, 1 2 3 4 5, ये आपकी एज भी बन गई, मिनिमम कॉस्ट भी आ गया, और ग्राफ के थ्रू ये सॉल्व भी हो गया। तो ये बात थी आपके एज लिंकिंग और आपकी बाउंड्री डिटेक्शन की। एज डिटेक्शन या एज बाउंड्री दोनों के लिए आप जब ज्वाइन करेंगे चीज़ों को तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, और मैंने आपको ये ग्राफ वाला तरीका बताया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपका।